नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका मेरा YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम कौन सा रत्न पहने अपने कुंडली के अनुसार कि हमारा जो व्यापार है उसकी आय बढ़ जाए। हमारा जो व्यापार है वो चलने की जगह दौड़ने लगे। हमारा जो व्यापार है वो उस तरह चले जिस तरह हमारा सपना है, या सर्वोत्तम रूप में चले, उस सर्वोत्तम रूप में जो हमारा कुंडली हमको प्रॉमिस करता है। तो चलिए, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से ऑडियंस को बताते रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझ लेते हैं कि व्यापार और व्यापार से जुड़े चीजों को हम किन किन भावों से देखते हैं, किन किन कुंडली के भावों से देखते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो सातवां घर होता है, सातवां घर हमारे व्यापार को दर्शाता है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स को दर्शाता है और हमारे ग्राहक को दर्शाता है। जो दूसरा भाव होता है वो हमारी संपत्ति को दर्शाता है, हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे को दर्शाता है। जो 11वां भाव होता है हमारे रोज की कमाई को दर्शाता है। जो हमारे 10वां भाव होता है वो हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है। तो ये जो ऊपर के जो चार भाव हैं, इस टेबल में जो ऊपर के चार भाव लिखे हुए हैं, सातवां, दूसरा, 10वां और 11वां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है करियर के लिए और पैसे के लिए, और स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए, क्योंकि इसमें सात है। अगर सात की जगह छः लिख दें और सात को गायब कर दें तो वो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउसेस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ हम आज बिजनेस का बात कर रहे हैं कि बिजनेस में इनकम कैसे बढ़ाना है। उसके बाद इनको जो सपोर्टिंग हाउस है, इनको जो सपोर्ट करता है इन चार हाउसेस को, वो नीचे के चार हाउसेस हैं। छठवां हाउस आपके कस्टमर के खर्चे को दिखाता है कि कस्टमर के जेब से जब पैसा निकलेगा तभी आपको आएगा। कस्टमर जब खर्चा करेगा तभी आपका फायदा होगा, क्योंकि आप दुकानदार हैं। ये आपके कस्टमर के खर्चे को दिखाता है, छठवां हाउस। जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस सेल्स को दिखाता है। किसी भी व्यापार में सेल्स और मार्केटिंग होती ही है, तो थर्ड हाउस जो है वो सेल्स का दिखाता है। जो पांचवा भाव है, पांचवा भाव मार्केटिंग को दर्शाता है। और जो नौवां भाव है, नौवां भाव आपके किस्मत को, आपके लक को, आपके भाग्य को दर्शाता है। उम्मीद है इतनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी मेरे वीडियो देख रहे सभी ऑडियंस को आती होगी। तो हमारा जो फोकस होगा वो इन सभी हाउस पे होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऊपर के चार भाव हैं जिन पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, सातवां, दूसरा, 11वां और 10वां भाव। हम जेम स्टोन पहनने के लिए, या आगे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि कौन सा जेम स्टोन पहने जिससे हमारे व्यापार में आय बढ़े, उसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इस्तेमाल करने वाले हैं लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के बाद हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्लेसिडस चार्ट। जिन लोग को प्लेसिडस चार्ट के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बताना चाहूंगा, प्लेसिडस चार्ट एक भाव चलित कुंडली है। उम्मीद है आप सभी ने भाव चलित कुंडली के बारे में जरूर सुना होगा। भाव चलित कुंडली दो प्रकार की होती है, एक निरायणा भाव चलित कुंडली, एक नॉर्मल भाव चलित कुंडली। नॉर्मल भाव चलित कुंडली में हर घर को 30 डिग्री का माना जाता है, जैसे कि हम हर राशि को 30 डिग्री का मानते हैं, वैसे ही नॉर्मल भाव चलित कुंडली में हर भाव को भी 30 डिग्री का माना जाता है। लेकिन निरायणा भाव चलित कुंडली में, या जिसको हम प्लेसिडस चार्ट बोलते हैं, उसमें हर भाव को 30 डिग्री का नहीं माना जाता है। हर भाव का अलग अलग साइज होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट में, ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, एडवांस कॉन्सेप्ट है जेम स्टोन पहनने का, कंसल्ट करने का, उसमें नॉर्मल भावचलित कुंडली इस्तेमाल नहीं करते हैं। लग्न कुंडली का इस्तेमाल होता है और प्लेसिडस चार्ट, प्लेसिडस भावचलित कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। जो केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करते होंगे उनको इस कुंडली के बारे में पता होगा, प्लेसिडस चार्ट के बारे में, क्योंकि केपी वाले भी इसी भावचलित कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। और बस जो आयांसा होता है वो अपना खुद का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेसिडस चार्ट इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग भी आयांसा के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी वाले जो इस्तेमाल करते हैं, न्यू केपी आयांसा, उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो तीसरा चीज हम देखेंगे वो देखेंगे कि हर ग्रह का कौन सा नक्षत्र है और कौन सा उप नक्षत्र है। ठीक है,
ये 3 चीज का बस हम इस्तेमाल करेंगे, प्लेसिडस चार्ट, लग्न कुंडली और नक्षत्र और उपनक्षत्र देखेंगे बस। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको एक नक्षत्र नाड़ी टेबल बना लेना है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे नक्षत्र नाड़ी टेबल बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको यह टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल लगे तो आप मेरे द्वारा भी बनवा सकते हैं। मात्र 199 रुपए में आपकी पूरी टेक्निकल कुंडली बना के आपको नंबर पे भेजा जाता है हमारे द्वारा। उसके बाद जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया, हम प्लेसिडस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्लेसिडस भाव चलित कुंडली का, और उसमें जो आयांसा लेंगे वो न्यू केपी आयांसा लेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी वाले जो प्रैक्टिस करते हैं वही आयांसा हम लेंगे। आयांसा क्या होता है, प्लेसिडस चार्ट क्या होता है, ये मैं दूसरे वीडियो में भी अच्छे तरीके से समझाया हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो हम नक्षत्र नाड़ी टेबल बनाएंगे, तो नक्षत्र नाड़ी टेबल में हर एक प्लैनेट का अपना एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक के अंदर वो प्लैनेट, उसका नक्षत्र और उसके उप नक्षत्र का हाउस नंबर लिखा होता है कि ये तीनों कौन कौन से हाउसेस को, कुंडली के कौन कौन से हाउसेस को रूल करते हैं, या कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट्स ये देंगे। उसको हम बोलते हैं टेबल ब्लॉक, प्लैनेट टेबल ब्लॉक। तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा टेबल ब्लॉक है, कौन से प्लैनेट का टेबल ब्लॉक है, यानी कि किस प्लैनेट का, उसका नक्षत्र और उसका उपनक्षत्र तीनों के तीनों ही हमारे व्यापार के जो फेवरेबल नंबर्स हैं, फेवरेबल नंबर्स मतलब 7वां घर, दूसरा घर, 10वां घर, 11वां घर, ये सब दर्शा रहा है। और फिर उसी प्लैनेट का हम जेम स्टोन पहन लेंगे। हमको कौन सा जेम स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनना है, कई सारे ऐसे प्लैनेट्स के टेबल ब्लॉक भी होंगे जो जो नंबर हम चाह रहे हैं वो तो दर्शा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 6, 8, 12 भी दर्शा रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि छठवां, आठवां और 12वां भाव बुरा भाव होता है, एस्ट्रोलॉजी में उसको बुरा भाव माना जाता है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि अगर कोई प्लैनेट छठवां, आठवां और 12वां भाव में से किसी दो को एटलीस्ट अगर रूल कर रहा है तो उसका जो जेम स्टोन है, उसका जो रत्न है, हम ना पहने। अगर सिर्फ किसी एक को कर रहा है तो हम फिर भी पहन सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा को कर रहा है तो हम लोग नहीं पहनेंगे। और अगर तीनों के तीनों को कर रहा है तो बिल्कुल भी छूना भी नहीं है उसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं दिखाता हूँ नक्षत्र नाइट टेबल कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके आधार पे हम जेमस्टोन कैसे पहनते हैं जिससे हमारा व्यापार में आय जादुई रूप से बढ़ जाए। आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको एक लग्न कुंडली दिखाई देगी। ये देखिए, ये जो अगर स्क्रीन पे आप लाल कलर का मेरा वो देख रहे होंगे, कर्सर देख रहे होंगे, तो जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये है लग्न कुंडली। ठीक है, उसके बाद अब जिसके ऊपर कर्सर घुमा रहा हूँ वो है भावचलित कुंडली, प्लेसिडस भावचलित कुंडली विथ केपी न्यू आयांसा। ठीक है, ये है। और ये जो है, ये टेबल हमको बताता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है और किस उपनक्षत्र में है। ठीक है, जैसे कि फिर से हम D1 कुंडली में देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, D1 कुंडली में राहु मेष राशि में बैठा है पहले भाव में। कहाँ बैठा है? राहु बैठा है मेष राशि में पहले भाव में। तो यहाँ अगर आप आके इस टेबल में देखेंगे, ये जो नक्षत्र उपनक्षत्र वाला टेबल है, तो आप देख सकते हैं जो राहु है, राहु मेष राशि में बैठा है, पहले भाव में बैठा है, लेकिन साथ ही साथ राहु केतु के नक्षत्र में बैठा है और राहु के उपनक्षत्र में बैठा है। बाकी ग्रह का भी आप उसी प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि शनि, शनि यहाँ चौथे भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ जब आप आके शनि को चेक करेंगे तो शनि चौथे भाव में तो बैठा ही है, कर्क राशि में तो बैठा ही है, लेकिन शनि खुद के नक्षत्र में भी बैठा है, शनि शनि के ही नक्षत्र में बैठा है, और शनि शनि के ही उप नक्षत्र में भी बैठा है। ये जो टेबल है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से उप नक्षत्र में बैठा है, ये आपको हर बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाले ऐप और वेबसाइट में मिल जाएगा। या अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी होती है तो आप खुद ही उंगली में गिन के बता सकते हो डिग्री वाइज कि फलाना मेरा जो प्लानेट है वो फलाना नक्षत्र में बैठा है और उसका उप नक्षत्र में इस उप नक्षत्र में बैठा है। जैसे कि शनि जो है, शनि चौथे भाव में बैठा है, यहाँ आप देख सकते हैं शनि चौथे भाव में बैठा है, शनि कर्क राशि में बैठा है, और कर्क राशि में ही पुष्य नक्षत्र आता है, तो शनि पुष्य नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी शनि होता है, और शनि शनि के ही उप नक्षत्र में भी बैठा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको हर ग्रह का नक्षत्र और उप नक्षत्र इस टेबल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमको क्या काम है इस प्लेसिडस चार्ट का, इस भाव चलित कुंडली का क्या काम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे आपको जो टेबल दिख रहा है, ये जो टेबल है नीचे जिसके ऊपर अब मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ,
इसी टेबल को हम बोलते हैं नक्षत्र नाड़ी टेबल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र नाड़ी टेबल। और इसका जो ये रो देख रहे हो आप, यानी जिसके अंदर सूर्य है, सूर्य जिस नक्षत्र में है उसका नक्षत्र लॉर्ड, और सूर्य जिस उप नक्षत्र में है उसका लॉर्ड, इसको बोलते हैं टेबल ब्लॉक। एक टेबल ब्लॉक, ये किसका टेबल ब्लॉक है? ये सूर्य का टेबल ब्लॉक है। उसी प्रकार से ये चंद्रमा का टेबल ब्लॉक है। उसी प्रकार से ये मार्स का टेबल ब्लॉक है, यानी मंगल का टेबल ब्लॉक है। ये मरकरी का है, यानी कि प्लानेट, प्लानेट का नक्षत्र, नक्षत्र और प्लानेट का उपनक्षत्र, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपनक्षत्र, फिर नक्षत्र, फिर प्लानेट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नक्षत्र, फिर सॉरी उपनक्षत्र, फिर नक्षत्र और फिर प्लानेट। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, याद रखिएगा। उपनक्षत्र सबसे पावरफुल होता है, वो सबसे ज्यादा डिसाइड करता है, फिर नक्षत्र आता है और फिर प्लानेट आता है। तो अब हम जैसे कि देखेंगे कि सूर्य जो है, D1 चार्ट देखिए, सूर्य जो है, सूर्य पंचम भाव का मालिक है। कहाँ का मालिक है? पंचम भाव का मालिक है। और पंचम भाव का मालिक है, और कौन से भाव में बैठा है? सातवें भाव में बैठा है। कौन से भाव में बैठा है? सातवें भाव में बैठा है। लेकिन यही चीज को हमको इस चार्ट में देखना है, हमको इस चार्ट में काम ही नहीं है। हमको इस चार्ट में क्या काम है? इस चार्ट में बस इतना सा काम है कि D1 कुंडली, यानी कि लग्न कुंडली से हमको सिर्फ ये टेबल मिल जाता है। तो लग्न कुंडली का इतना ही काम है कि हमको ये टेबल बना लेना है लग्न कुंडली की मदद से, कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र और कौन से उप नक्षत्र में बैठा है। ये टेबल बना लेने के बाद हमको बस अब इस कुंडली से कोई काम नहीं है, अब हमको काम है प्लेसिडस कुंडली से। प्लेसिडस कुंडली में देखना है कि सूर्य है कौन से भाव का मालिक है? सूर्य पांचवें भाव का मालिक है। सूर्य कौन से भाव में बैठा है? सूर्य बैठा है सातवें भाव में। तो हमको 5 और 7 यहाँ लिख देना है सूर्य के आगे। यहाँ सूर्य था, सूर्य के आगे मैं 5 और 7 लिख दिया कि सूर्य पांचवें घर को रूल कर रहा है, मतलब पांचवें घर का असर देगा और सातवें घर का असर देगा, क्योंकि पांचवें का मालिक है और सातवें में बैठा है। उसी प्रकार से चंद्रमा को देख लूंगा, चंद्रमा चौथे का ही मालिक है और चौथे में ही बैठा है। तो चंद्रमा के आगे 4 लिख दिया मैं। उसी प्रकार से देखा कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है? चंद्रमा बैठा है, यहाँ देखे अपन, चंद्रमा देखे, चंद्रमा बैठा है शनि के नक्षत्र में। तो हम लोग शनि देखे, शनि तीसरे में बैठा है और 10वें और 11वें का मालिक है। तो जितने जगह भी यहाँ पूरे टेबल में शनि 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 होगा, उस सभी शनि के आगे 3, 10 और 11 लिखा गया। 10 और 11 इसलिए क्योंकि 10 और 11 का मालिक है, और 3 इसलिए क्योंकि 3 में बैठा है। फिर उसी प्रकार से शुक्र का देखें कि शुक्र कौन से भाव में बैठा है और कहाँ कहाँ का मालिक है। तो इसके अनुसार, इस प्लेसिडस चार्ट के अनुसार दूसरे का मालिक है और सातवें का मालिक है और छठवें में बैठा है। तो इसके सामने 2, 6, 7 लिख दिए। यानी कि इस चार्ट में जहां जहां वीनस है सब जगह 2, 6, 7 लिख दिए, जहां जहां चंद्रमा है 4 लिख दिए, जहां जहां सूर्य है वहां 5 और 7 लिख दिए, जहां शनि है वहां 3, 10। इसी प्रकार से सभी ग्रह का लिख दिए। ठीक है। राहु और केतु का जो लिखने का नियम है वो थोड़ा सा अलग होता है। राहु और केतु के लिए हम प्लेसिडस चार्ट तो देखते ही हैं कि प्लेसिडस चार्ट में वो कहाँ बैठा है। जैसे कि राहु प्लेसिडस चार्ट में 12वें भाव में बैठा है, तो 12 लिख दिए। लेकिन इसके साथ साथ, सिर्फ इसके साथ साथ हम लग्न कुंडली का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राहु और केतु के लिए, बाकी के लिए नहीं। राहु और केतु के लिए प्लेसिडस कुंडली का के साथ साथ लग्न कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। राहु को सूर्य देख रहा है, तो राहु में 12 के साथ साथ सूर्य का भी नंबर लिख दिया, 5 और 7। फिर लग्न कुंडली में देखा कि राहु को मंगल भी देख रहा है, तो मंगल का भी नंबर लिख दिया, 1, 6 और 8। फिर देखा कि राहु को मंगल और सूर्य के साथ साथ शनि भी देख रहा है, तो शनि का भी नंबर लिख दिया, 3, 10 और 11। फिर इस प्रकार से हमको मिल गया 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12। उसी प्रकार से फिर केतु का कर लेंगे। तो केतु को कौन देख रहा है? केतु को कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन केतु बैठा है छठवें भाव में। यहाँ देखा केतु छठवें भाव में बैठा है, तो 6 लिखा। उसके बाद फिर हम लग्न कुंडली में आए और देखा कि केतु को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन केतु के साथ युति में मंगल और सूर्य है। तो मंगल और सूर्य का नंबर लिखे। मंगल का नंबर लिख लिए, 1, 6, 8 कहाँ गया? केतु कहाँ गया? हाँ, यहाँ यहाँ केतु है। तो अपन 6 लिख दिए क्योंकि 6 में बैठा है। फिर मंगल का नंबर भी है 1, 6 और 8। उसके बाद फिर क्योंकि शुक्र के घर में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो शुक्र का नंबर लिख दिए 2, 6 और 7। फिर देखे सूर्य के साथ भी बैठा हुआ है, तो सूर्य का नंबर लिख दिए 5 और 7। इस प्रकार से जिसके साथ बैठा है, जिसके घर में बैठा है और जो उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये 3 चीज हम लग्न कुंडली में बैठ देखेंगे। और किस भाव में बैठा है ये चीज हम डी प्लेसिडस कुंडली से देखेंगे। सिर्फ किसके लिए? राहु और केतु के लिए।
बाकी ग्रहों के लिए बहुत सिंपल है, जो कि मैंने वीडियो में समझाया है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को फिर से पीछे जाके 2-3 बार देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा धीरे करके, प्लेबैक स्पीड को थोड़ा धीरे करके 2-3 बार देख सकते हैं, बार-बार देख सकते हैं जब तक आपको समझ ना आए पीछे जा जाके। बाकी ग्रहों के लिए आसान है, राहु केतु के लिए भी थोड़ा उनसे मुश्किल है लेकिन आसान ही है, आपको समझ आ जाएगा। फिर इस तरीके से हमारे पास ये जो टेबल बन के आता है, इस टेबल को बोलते हैं नक्षत्र नाड़ी टेबल। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपके सामने ये जो नक्षत्र नाड़ी टेबल आ गया है, इसी नक्षत्र नाड़ी टेबल के अनुसार ही आपको दशाओं में रिजल्ट मिलता है कि दशा में आपके साथ क्या होने वाला है। और इसी नक्षत्र नाड़ी टेबल के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है एडवांस एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट में कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए सबसे ज्यादा फायदे के लिए, जिसमें आप किसी कार्य में फायदा चाहते होगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ कैसे लेना है। तो जैसे कि आपको मैंने सबसे शुरू में बताया, व्यापार के लिए सबसे जरूरी नंबर है दूसरा, यानी कि सेकंड हाउस, सातवां सातवां हाउस, दसवां दसवां हाउस, और ग्यारहवां ग्यारहवां हाउस। दूसरा, सातवां, दसवां और ग्यारहवां। तो अब हमको हमारे पास जो नवग्रह हैं, तो नवग्रह के ब्लॉक में देखना है कि कौन सा ग्रह का ब्लॉक हमको 2, 7, 10 और 11 दे रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि वो जो ब्लॉक है वो हमको 6, 8 और 12 नहीं देना चाहिए। 6 देगा तो चल जाएगा, 8 और 12 नहीं देना चाहिए, या उन तीनों में से एक नंबर बस देगा तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा देगा तो नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसको देना चाहिए 2, 7, 10 और 11। तो सबसे पहले हम सूर्य का नंबर चेक करते हैं, सूर्य का ब्लॉक चेक करते हैं। तो सूर्य हमको इधर से चेक करेंगे, उप नक्षत्र के तरफ से चेक करेंगे, क्योंकि उप नक्षत्र सबसे स्ट्रांग होता है, फिर नक्षत्र और फिर प्लानेट। तो उप नक्षत्र की तरफ से चेक करेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि ये ब्लॉक उप नक्षत्र का नहीं है, ये ब्लॉक सूर्य का ही है। तो हम सूर्य का ब्लॉक चेक कर रहे हैं कि हमको सूर्य का जो रत्न होता है, सूर्य का रत्न होता है माणिक। तो माणिक हमको पहनना है कि नहीं है। तो सूर्य का जो उप नक्षत्र है चंद्रमा, तो सूर्य का उप नक्षत्र चंद्रमा तो बिजनेस का नंबर नहीं दे रहा है। उसके बाद सूर्य का जो सूर्य का जो उप नक्षत्र था चंद्रमा, वो तो बिजनेस का नंबर नहीं दे रहा है। फिर हम देखें, सूर्य का जो नक्षत्र है राहु, वो बिजनेस का नंबर तो दे रहा है, लेकिन बिजनेस के नंबर के साथ साथ 6, 8 और 12 भी दे रहा है। और फिर देखें कि जो सूर्य है वो 7 तो दे रहा है, लेकिन बाकी सब नंबर नहीं दे रहा है। तो ये जो ब्लॉक है, सूर्य का ब्लॉक है, सूर्य का ब्लॉक बेकार है व्यापार के लिए। क्यों व्यापार के लिए बेकार है सूर्य का ब्लॉक? क्योंकि इसमें 6, 8 और 12 तीनों आ गए हैं नक्षत्र में। तो हम सूर्य का रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे व्यापार में फायदे की दृष्टि से। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा का ब्लॉक, कि क्या हमको चंद्रमा का रत्न मोती पहनना चाहिए क्या। तो हम देखेंगे कि चंद्रमा का जो उपनक्षत्र है वो 2, 6 और 7 देता है, जो कि व्यापार के लिए फायदेमंद नंबर है। 2, 6, 7 व्यापार के लिए तीनों ही नंबर फायदेमंद है। फिर देखेंगे कि चंद्रमा का जो नक्षत्र है शनि, वो देता है 3, 10 और 11। 10 और 11 दोनों ही फायदेमंद नंबर है व्यापार के लिए। और 3 जो नंबर है वो भी नंबर होता है सेल्स का। और जो प्लानेट है, प्लानेट 4 दे रहा है, और 4 का कोई लेना देना नहीं है व्यापार से। लेकिन मैंने बताया ऐसे कि प्लानेट से ज्यादा स्ट्रांग होता है नक्षत्र, और नक्षत्र से ज्यादा होता स्ट्रांग होता है उपनक्षत्र। और उपनक्षत्र और नक्षत्र दोनों ही बिजनेस यानी व्यापार के फायदेमंद नंबर दे रहे हैं। तो हम जो चंद्रमा है, चंद्रमा का रत्न मोती पहन सकते हैं। चंद्रमा का रत्न मोती पहनने से हमको व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे कुंडली में जो सर्वोत्तम जो गुण प्रॉमिस किया गया है व्यापार के लिए, हमको उस लेवल का व्यापार करने का मौका मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम सिमिलरली जब बाकी सबको चेक करोगे, तो बाकी सबको चेक करने से आपको पता चलेगा कि हम मार्स भी नहीं पहन सकते, क्योंकि मार्स में 6, 8 है, 6, 8 है। और मैंने बताया जब भी 6, 8, 12 में कोई 2 या 3 नंबर एक साथ हो तो नहीं पहनना है, सिर्फ एक नंबर रहे तो चल जाए। तो 6, 8, 6, 8 नहीं पहनना है। और पहली बात, इसमें 10, 11 नहीं है तो पहनना ही नहीं है व्यापार के लिए या करियर के लिए। उसके बाद अगर आप बुध देखोगे, तो बुध खुद व्यापार का कारक भी है, और इसमें 10, 11 भी है, इसमें 6 और 7 भी है, इसमें 3 भी है। तो बुध का वो आप पहन सकते हो, बुध का रत्न पहन सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप बुध का रत्न पहनोगे तो आपको चंद्रमा का रत्न नहीं पहनना है, और चंद्रमा का पहनोगे तो बुध का नहीं पहनना है। इन दोनों में से कोई एक रत्न आप पहन सकते हो, जिससे आपको व्यापार में फायदा होगा। आप अगर आपका बुध का महादशा चल रहा है तो आप बुध का रत्न पहन लो। अगर बुध के किसी दोस्त का महादशा चल रहा है तो भी आप बुध का रत्न पहन लो।
अगर बुध की जगह आपका, अगर आपके चंद्रमा के दोस्त का या चंद्रमा का दशा चल रहा है तो आप चंद्रमा का रत्न पहन लो, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही रत्न पहन सकते हो, और दोनों ही रत्न पहनने से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन दोनों में से एक पहनना है, दोनों एक साथ नहीं पहनना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। उसके बाद आप जो जुपिटर यानी गुरु है उसका रत्न नहीं पहन सकते, यानी उसका रत्न पहनने से आपको व्यापार में लाभ नहीं होगा, मंगल से लाभ नहीं होगा, सूर्य से लाभ नहीं होगा। आप अगर देखोगे तो अगर आप वीनस का रत्न पहनोगे तो वीनस से भी लाभ नहीं होगा, इसमें 6 और 12 है, मैंने बोला कि जिसमें 6 12 या 6 8 या 8 12 या ऐसा हो तो उसको नहीं पहनना है। फिर आप शनि देखोगे तो शनि का पहनोगे तो भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन शनि से ज्यादा लाभ आपको मरकरी या चंद्रमा दिखाएगा। तो आप शनि पहन सकते हो व्यापार में लाभ के लिए, बुध पहन सकते हो व्यापार में लाभ के लिए, चंद्रमा पहन सकते हो व्यापार में लाभ के लिए। फिर केतु और राहु भी नहीं पहनना है। केतु और राहु इसलिए नहीं पहनना है क्योंकि इन दोनों में ही 6 8 और 12 बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया हो। तो यानी कि इस कुंडली के अनुसार, जो कुंडली हमने एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में लिया हुआ है, और जिस कुंडली के आधार पे हमने ये नक्षत्र टेबल बनाया है, उसके अनुसार आपको चंद्रमा, बुध और शनि का रत्न पहनने से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके व्यापार दौड़ेगा, आपको पैसा अच्छा आएगा। और हमको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है वो ये है कि जेम स्टोन, कोई भी रत्न वो नहीं कर सकता जो आपके दशा या कुंडली में नहीं लिखा है। अगर आपके दशा और कुंडली में व्यापार लिखा ही नहीं है तो आप कोई भी जेम स्टोन पहन लो, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप कुंडली में लिखा है कि आपकी सफलता नौकरी में है, तो कोई भी वो पहन लो, आपको सफलता बिजनेस में नहीं मिलेगा, आपको सफलता नौकरी में ही मिलने वाला है, ठीक है। जेम स्टोन पहनते समय ये याद रखना है कि जेम स्टोन प्योर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नॉन ट्रीटेड और नॉन हीटेड होना चाहिए, ठीक है। और ये एक बात, जो खास बात याद रखना है कि जेम स्टोन पहनते ही दूसरे दिन से रिजल्ट आना शुरू नहीं होता, 1 2 महीना लगता है। सिर्फ नीलम ही एक ऐसा रत्न है कि जो पहनने के 24 घंटे बाद से ही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अगर आपका भी व्यापार है और आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हो और जेम स्टोन कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। नंबर आपको पूरे वीडियो भर यहाँ ऊपर में या नीचे की तरफ दिखाई देगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियो।